नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1, 2 तक। ठीक है। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। आरओ के री एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए हमारा रिवीजन चल रहा है। रिवीजन क्लास नंबर 9 हम लोग करेंगे। नवा पार्ट रिवीजन का ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे। साइंस और रीजनिंग का भी टॉपिक इसमें शामिल करेंगे आज हम लोग। डे 1 से डे 10 तक का मैंने टाइम प्लान दिया था, इसमें कुछ जरूरी परिवर्तन अगर होगा तो हम आगे करेंगे, अदरवाइज इसी को फॉलो करते रहिए। जैसे हमने आपको बताया कि साइंस में आपको टारगेट रखना है कम से कम 55 का, इससे अधिक ला सकते हैं तो अच्छी बात है। 55 तो हमको चाहिए ही चाहिए, कोई एक्सक्यूज यहाँ पर नहीं चाहिए कि आप इंग्लिश मीडियम से आप नहीं तैयारी कर पाए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने इतने फ्री रिसोर्सेज दिए हैं, पेड रिसोर्सेज दिए हैं कि आप इससे आसानी से तैयारी कर सकते हैं, मतलब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कि आसानी से नंबर ला सकें। तैयार करना आसान होगा कि नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नंबर लाना आसान होगा अगर आपने ये सब तैयार कर लिया। आशा ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी हर हाल में, डेली कम से कम आप सभी को, जो भी लोग सीरियस हैं इस एग्जाम को निकालने के लिए, मेंस लिखने के लिए, 8 से 10 घंटे आपके स्टडी आवर्स अब होने ही चाहिए। 8 से 10 घंटे से कम स्टडी आवर्स में फिर काम नहीं बन पाएगा। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। जीएस के लिए ये सारे रिसोर्सेज मैंने बताए थे। डेली 3 सब्जेक्ट का डेली बेसिस पर रिविजन करिए बदल बदल करके। करंट अफेयर के लिए हमने बता दिया था आपको, करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इकोनॉमिक करंट अफेयर 35 मार्क्स तक के आएंगे, जिसमें 30 मार्क्स जो है आपको निकालने ही निकालने हैं। मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो है टफ आ गए या फिर आप डेटा भूल गए, तब भी 30 मार्क्स आपको यहाँ से चाहिए ही चाहिए। डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहिए मंथली करंट अफेयर के वीडियो का, इसका पापा वीडियो भी मिलेगा और सेक्शन वाइज रिवीजन भी करंट अफेयर का हम लोग कराएंगे। और डेली बेसिस पर जो रिवीजन वीडियो आता है इसको तो देखना ही देखना है, 30 से 35 मिनट। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर पार्ट नंबर 9 को यहाँ पर पढ़ना चालू कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप होमवर्क में क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, तो इसे होमवर्क नोट करिए।
इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं भी आता गूगल से इसको सर्च करके बताइए, अपने स्टडी मटेरियल से सर्च करके बताइए। एटलीस्ट जो फैक्ट मैंने पूछा ये आपको एग्जाम तक याद रहेगा अगर आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो। दूसरे जो मेंबर्स लिखते हैं कमेंट उनका भी देखा करिए आप लोग। हमारा प्रश्न है, प्रश्न वक्र किसी भी देश की जीवन प्रत्याशा और उसकी प्रति व्यक्ति आय के बीच सकारात्मक अनुभवजन्य संबंध दर्शाता है, यानी कि द प्रश्न कर्व गिव्स अ पॉजिटिव एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इट्स पर कैपिटा इनकम। और प्रेस्टन कर्व की खोज की थी यहाँ पर सैमुअल एच प्रेस्टन ने 1975 में। बताइए यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, दो कथन में कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में भारत के 121 नगरों को शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश के 7 नगरों में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। ये बताइए कमेंट करके जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम उत्तर प्रदेश से कितने सिटीज़ शामिल हैं और पूरे इंडिया से कितने सिटीज़ शामिल हैं। इसके बाद जो है मोनोक्रॉपिंग रिड्यूसेस रिसोर्स एफिशिएंसी। सेकंड है इम्प्रूव्ड इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग अलाउज फार्मर्स टू डाइवर्सिफाई क्रॉप्स, यानी कि अभिकथन कह रहा है कि एकल फसल उत्पादन से संसाधन दक्षता में कमी आती है। और आर यानी कि कारण इसका कहा जा रहा है बेहतर सिंचाई, परिवहन की व्यवस्था और फसल कटाई के बाद मिलने वाली सुविधाओं से किसानों की फसलों में विविधता लाने में मदद मिल सकती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में ये 3 प्रश्नों का आंसर आप लिख करके बताएंगे, यही आज आपका होमवर्क रहेगा। वैदिक काल से आर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, लेकिन मुझे लगता है कि वैदिक काल से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो वैदिक काल का रिवीजन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। वैदिक काल जो है ये 600 BC से लेकर के 1500 BC तक है, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का कालखंड है ये पूरा वैदिक काल का। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। एक ऋग्वैदिक काल है जिसमें प्रमुख ग्रंथ था ऋग्वेद, और बाद में जो बाद के 3 वेदों की रचना हुई थी लेटर वैदिक पीरियड में, इसको उत्तर वैदिक काल हम लोग बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब वेद को थोड़ा सा अगर हम लोग जो है स्टडी करें तो वेद शब्द जो है विद शब्द से, विद धातु से आया है। रूट वर्ड है विद, विद का मतलब होता है जानना। तो वेद से हम काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं, जैसे वेद के कुछ भाग हैं इनके बारे में स्टडी करना पड़ता है। तो वेद में ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद होते हैं इसमें, और अरण्यक होते हैं। इसको इसी क्रम में आप स्टडी करिएगा तो आपको अंदाज़ा पड़ेगा कि किसका क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड देयर आउटकम्स। कई सारे जो हम लोग कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड का क्यों करते हैं और कर्म कांड का फल क्या मिलता है, तो कर्म कांडों के बारे में इसमें बताया गया है। कई सारे जो रिचुअल्स होते हैं, सेक्रीफाइसेस होते हैं, बलि वगैरह दी जाती है, कर्म कांड किए जाते हैं, तो वो क्यों किया जाता है और उसका फल क्या होता है, ये बताया गया है आपका ब्राह्मण ग्रंथ में। अरण्यक टेक्स्ट क्या है, अरण्यक टेक्स्ट जो है जैसे अरण्य शब्द से ही बने हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी रचना अरण्य में यानी कि वनों में हुई है, और ये ब्राह्मण ग्रंथों को उपनिषद से जोड़ने वाली कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पर ब्राह्मण और उपनिषद के बीच। उपनिषद के बारे में बात करें तो वेरियस फिलोसफिकल आइडियाज इसमें डिस्कस किए गए हैं अबाउट बॉडी एंड यूनिवर्स, ठीक है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, कई सारी फिलोसफिकल बातें इस पर कही गई हैं कि वेद क्या कहना चाह रहा है, वेद के पीछे अवधारणा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, वेद हमको क्या बताना चाह रहा है, फिलोसफिकल आइडियाज़ क्या है यहाँ पर, जीवन के, मृत्यु के, इस संसार के क्या फिलोसफिकल आइडियाज़ है, कैसे संसार का जन्म हुआ है, संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या है। जबकि अरण्य क्या बताता है, इंटरप्रेट सैक्रिफिशियल रिचुअल्स इन फिलोसफिकल सिंबॉलिक वे। इसमें बताया गया है कि जो भी कर्मकांड किए जाते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कर्मकांड को एक्चुअली जो है समझाया जाता है, ठीक है। किसी कहानी के माध्यम से कर्मकांड को समझाया जाता है कि कर्मकांड क्यों करना चाहिए, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये समझाया जाता है अरण्यक में। उपनिषद के बारे में एक सवाल अभी पूछा गया था कि वेदों के अंतिम ग्रंथ के रूप में किसे जानते हैं। वेदों का जो कंक्लूडिंग टेक्स्ट है, जो एंडिंग ऑफ वेदा हम लोग कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये उपनिषद है। उपनिषद को वेदों का अंतिम ग्रंथ भी कहा जाता है या कंक्लूडिंग टेक्स्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें समराइज किया जाता है कि वेदों का क्या उद्देश्य था, वेद क्यों लिखे गए थे और वेदों से हमको क्या समझना चाहिए। वेद में है क्या बेसिकली, अब वेद में एक्चुअली जो है संहिताएं हैं, तो संहिताओं में क्या क्या है, संहिताएं में प्रेयर्स हैं, हाइम्स टू गॉड है, मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं। बेसिकली मंत्र, प्रार्थनाएं और ऋचाएँ हैं जो ईश्वर को समर्पित हैं। ईश्वर कई सारे उल्लेख किए गए हैं। अब हम ज्योग्राफिकल हॉरिजॉन देखेंगे वैदिक आर्यन्स का। देखिए वैदिक आर्यन्स जो है अभी तक हम जो थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं वो अंग्रेजों की दी हुई है। अंग्रेजों का कहना है कि सेंट्रल एशिया से आर्यन लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खत्म किया। यह हड़प्पा सभ्यता अपने आप ही खत्म होने के कगार पर थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आर्य लोग जो है सेंट्रल एशिया से ट्रैवल करके आते हैं, गोरे लोग जो है घोड़े वगैरह से आते हैं, और
गोरे रंग के लंबे लंबे लोग होते हैं, सेंट्रल एशिया से आकर के यहाँ पर जो है कह सकते हैं इंडस वाले एरिया में बस जाते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग जो है गंगेटिक वैली में भी फैल जाते हैं। तो ज्योग्राफिकल हॉरिजॉन अगर देखें तो ऋग वैदिक पीरियड में जो आर्यों का निवास स्थान कहा गया है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश को ऋग्वैदिक आर्यन्स का अबोर्ड माना गया है कि यहाँ वो निवास करते रहे होंगे। लेटर वैदिक पीरियड में ये ईस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न बिहार रीजन में भी आ गए थे। ईस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न बिहार रीजन में आर्यन्स आ गए थे। ये थ्योरी अभी तक की थ्योरी हमारी कहती है। जो थ्योरी अभी तक है वही माननी पड़ेगी। कई सारे इसमें कन्फ्लिक्ट हैं, कई सारे लूप होल्स हैं इस थ्योरी में, क्योंकि सुरकोतड़ा से आपने देखा हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला था, हॉर्स की बोन्स मिली थी, यानी घोड़े की हड्डियां मिली थी, जबकि जो थ्योरी है वो इसी बात पर आधारित है कि घोड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़ों को भारत में इंट्रोड्यूस किया था वैदिक आर्यन्स ने, या फिर कह सकते हैं सेंट्रल एशिया से आने वाले लंबे गोरे वर्ण के लोगों द्वारा, जिनको आर्यन कहा गया है। आर्यन इन्वेशन थ्योरी इसी पर आधारित है कि आर्यों ने आक्रमण किया और कह सकते हैं वैदिक सभ्यता की एक तरीके से आर्य सभ्यता की स्थापना की यहाँ पे। जबकि सिनौली में जो अभी प्रमाण मिले हैं कोविड के बाद, सिनौली में जो कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, उसमें रथ वगैरह मिले हैं, घोड़ों से मतलब घोड़ों के साथ चलने वाले रथ मिले हैं, जिसमें घोड़े को जोड़ करके रथ बनाया जाता था 2 पहियों वाला। तो उसका जो टाइम पीरियड मिला है वो हड़प्पा सभ्यता के अराउंड का मिला है, हड़प्पा सभ्यता से पहले का मिला है वो। ठीक है, तो मैच्योर हड़प्पा स्टेज में हम लोग कह सकते हैं कि सिनौली में एक वॉरियर क्लास रहा होगा। ये सिर्फ थ्योरी है, ये मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि सिनौली में जो लोग रहते हों वो लड़ाकू टाइप के प्रकृति के हों, और उन्होंने जो है आगे चल कर के वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता की स्थापना की हो। तो पूरी जो आर्यन इन्वेशन थ्योरी है वो फेल हो जाएगी। लेकिन खैर अभी तक जो है बुक्स में वही हमको स्टडी करना पड़ेगा। राजनैतिक जीवन कैसा था, क्योंकि यही सब हमसे एग्जाम पूछते हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जन होता था, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती थी। ठीक है, जन का हेड जो है वो राजन कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में जनपद होने लगे थे, और सभा होती थी केवल जो है उत्तर वैदिक काल में, जबकि सभा समिति जो है इनका काफ़ी महत्व हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति जो है कह सकते हैं हम लोग एक ऐसी बॉडी होती थी जिसमें बड़े बुजुर्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में चर्चाएं किया करते थे कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। विदात भी एक जो कह सकते हैं होती थी, गण भी होते थे, कुछ रिपब्लिक्स भी होते थे ऋग्वैदिक काल में। बलि दी जाती थी, यहाँ पर सैक्रिफाइस दिया जाता था। टेम्परेरी आर्मी कई बार जो है कबीले वाले रखते थे, जो राजन होता था वो कई बार टेम्परेरी आर्मी रखता था यहाँ पर, जब कभी गविष्टि के लिए जाना पड़ता था, यानी दूसरे से अपनी गायें बचाने के लिए जो युद्ध होता था, कई बार दूसरे की गायों को लूटने के लिए युद्ध होता था, तो उसके लिए टेम्परेरी आर्मी रखी जाती थी ऋग्वैदिक पीरियड में। तो ऋग्वैदिक काल में जो टर्म्स है वो कौन से हैं, सभा, समिति, विदात और गण। जबकि उत्तर वैदिक काल में जनपदों का उदय होने लगा था। बलि भाग शुल्क, बलि भाग शुल्क के बारे में ध्यान रखना है कि टैक्सेस लगाए जाते थे। बलि भाग शुल्क ये सब टैक्सेस लगाए जाते थे आपके उत्तर वैदिक काल में। बलि जो है ये जनरली होता था प्रोड्यूस का 1/6 हिस्सा, या फिर जो गाय या फिर जो कैटल्स होते थे उसमें 6 में से 1 जानवर जो है वो राजा को दिया जाता था यहाँ पर टैक्स के रूप में। सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ये ध्यान रखना है कि वर्ण व्यवस्था का उदय जो है हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जन्म के आधार पर व्यवसाय नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में लोग कोई भी व्यवसाय कर सकते थे, जैसे कई सारी ऋचाओं की रचना जो है ऐसे कह सकते ऋषियों ने की है, जो कई बार पुरोहित वर्ग के नहीं भी होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर व्यवसाय बांट दिए गए थे कि कौन से वर्ण के लोग कौन सा व्यवसाय करेंगे। गोत्र व्यवस्था नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, जबकि गोत्र व्यवस्था का उदय हो गया था यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में। महिलाओं को अधिकार कई सारे मिले थे। महिलाएं जो है सभा और समिति में भाग लेती थी। ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता था। लोपमुद्रा, अपाला, घोषा ये कुछ महिलाओं के नाम मेंशन्ड है वैदिक टेक्स्ट में, जो विदुषी महिलाएं होती थी। स्कॉलर जो कह सकते हैं वुमेन स्कॉलर्स होती थी ऋग्वैदिक पीरियड में। कई सारी ऋचाएँ इन्होंने लिखी हैं, अपाला, घोषा और लोपमुद्रा ने। ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक पीरियड में। बाल विवाह का प्रचलन होने लगा था यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में। महिलाओं के अधिकारों में काफ़ी कमी आई थी। महिलाओं को जो है मेन से कम समझा जाता था, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता था, और कई बार उन्हें शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। मतलब ये कहा गया था कि जो है उपनयन संस्कार महिलाओं का नहीं जरूरी है। ठीक है, मतलब उनको शिक्षित करना नहीं जरूरी है, उत्तर वैदिक काल में माना गया था। देन इसके बाद धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो ज़्यादातर जो मंत्र हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो इंद्र को समर्पित हैं, अग्नि को, सोम को, द्यौस को, यम को, वरुण को।
ठीक है। इंद्र प्रधान देवता होते थे, और जो उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे वो कौन कौन प्रधान देवता थे? रुद्र, विष्णु, और विष्णु। रुद्र यानी कि शिव। इसके बाद जिन यज्ञों का मेंशन्ड है वो है वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक सभ्यता एक चारागाह आधारित सभ्यता थी। ऋग्वैदिक पीरियड जो है एक चारागाह आधारित सभ्यता थी, ये ध्यान रखना है आपको। और गायों के माध्यम से लेन देन होता था। तांबे का उल्लेख किया गया, तांबे का यूज किया जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। बलि जो है यहाँ पे दी जाती थी। बलि जो है मतलब टैक्स के रूप में लगाया जाता था। जैसे हमने बताया 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वसूला जाता था। और जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता में कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था। चारागाह आधारित सभ्यता में ज़्यादातर फोकस जानवरों पर होता है, गायों पर, घोड़ों पर फोकस किया जाता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि पर फोकस किया गया था, क्योंकि जो लौह जो है उसको कृष्णयस कहा गया था। उत्तर वैदिक टेक्स्ट में लौह को कृष्णयस कहा गया है। जब लोहे का इंट्रोडक्शन हुआ भारत में, ठीक है, मतलब लोहे का इंट्रोडक्शन हुआ तो एग्रीकल्चर काफ़ी यहाँ पे बूस्ट हुआ था। उत्तर वैदिक पीरियड में कई सारे टैक्सेस जो है लगाए गए थे आपके उत्तर वैदिक काल में। तो ये उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन हमने देख लिया, आर्थिक जीवन देख लिया यहाँ पे, और जो जरूरी फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग सामान्य हिंदी के रिवीजन पे आ जाते हैं। हमने जो है क्लास नंबर 7 में करीब आपको गुणवाचक विशेषण बता दिया था। यहाँ पे संख्यावाचक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और संख्यावाचक में हम लोग ये गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण को अच्छे से स्टडी कर चुके थे। अब यहाँ पर हमारा बच रहा है समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण बच रहा है। समुदायवाचक विशेषण हमें संख्या के समुदाय का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे तीनों लिख दिया हमने, चारों, पाँचों, दोनों, आठों, सातों, ये सारे शब्द हमको संख्या के समुदाय का बोध करा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल डिटेल में देख लेते हैं। तीनों कैदी कारागार से भाग गए, तो इसमें तीनों क्या है? तीनों है आपका समुदायवाचक विशेषण। उसके दोनों बेटे चयनित हो गए, तो इसमें दोनों क्या है? ये आपका समुदायवाचक विशेषण है, बेटों की विशेषता बता रहा है। चारों गाड़ियां अच्छी हालत में है, तो यहाँ पर चारों जो है समुदायवाचक विशेषण है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रत्येकवाचक विशेषण की। प्रत्येकवाचक विशेषण, प्रत्येकवाचक विशेषण ये वाले शब्द बताते हैं, जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक। तो प्रत्येकवाचक विशेषण के उदाहरण है, जैसे पुलिस ने हर एक की तलाशी ली। यहाँ पर हर एक क्या है? हर एक प्रत्येकवाचक विशेषण है। और प्रत्येक मत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर प्रत्येक आपका प्रत्येकवाचक विशेषण है। फिर जो है एक एक आतंकी मारा जाएगा, तो इसमें एक एक जो है ये प्रत्येकवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण यहाँ से क्लियर है। बात कर लेते हैं यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी दो भेद होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक है जिसमें निश्चित परिमाण का बोध होगा, एक अनिश्चित परिमाणवाचक है जिसमें अनिश्चित परिमाण का बोध होगा। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए तो समझ में आएगा। परिमाणवाचक विशेषण के नाम से पता चल रहा है कि वस्तु के माप तौल का बोध कराता है। वस्तु का माप क्या है? तौलने लायक है, तो तौल क्या है? माप तौल का बोध कराने वाले शब्द होते हैं परिमाणवाचक। तो एक निश्चित माप तौल होती है, एक अनिश्चित माप तौल होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने थोड़ा पेट्रोल, तो थोड़ा यहाँ पर किसका बोध करा रहा है? एक अनिश्चित परिमाण का, ठीक है, अनिश्चित परिमाण का। जबकि 1 लीटर पेट्रोल बोध करा रहा है यहाँ पर एक निश्चित परिमाण का। तो 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर क्या है? ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जैसे थोड़ा पेट्रोल, थोड़ी चीनी, ठीक है, थोड़ा सा दूध, ये सब। बात कर लेते हैं हम लोग सार्वनामिक विशेषण की। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को होता है। जो कैंसिल पेपर था इसमें सार्वनामिक विशेषण संबंधित प्रश्न भी आया था, इसको अच्छे से देख लेते हैं हम लोग जरा। तो सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम विशेषण के तरीके प्रयोग किया जाएगा उसी को बोल देते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण एक ही होते हैं। संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण एक ही होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। और सार्वनामिक विशेषण में और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या होता है, ये अंतर भी यहाँ पर समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। अभी यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है कि यह कुंदन की मोटरसाइकिल है, यह मोटरसाइकिल कुंदन की है, यह पेलू का कार्यालय है और यह कार्यालय पेलू का है। तो इसमें क्या अंतर है? सभी में यह आया है, यहाँ पर भी यह है, यहाँ पे भी यह है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यह जो है कहाँ पर एक निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में आएगा, कहाँ पर एक सार्वनामिक विशेषण के रूप में या संकेतवाचक विशेषण के रूप में आएगा, ये हमको कैसे पता करना है? हमको पता करना है इन वाक्यों में, जब यहाँ पर संबंधवाचक ऐसे कारक लगा रहेगा, मतलब ये कारक लगा रहेगा,
तो इधर वाला जो वाक्य है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसमें कुंदन की मोटरसाइकिल की निश्चितता का बोध करा रहा है यह। तो यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर यह है एक निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर भी ये पेलू का कार्यालय, तो पेलू का कार्यालय जो है एक बोध हो रहा है कि यह से पेलू का कार्यालय निश्चित तौर पर है, तो यहाँ पर भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि ये दो जो वाक्य हैं, ये मोटरसाइकिल कुंदन की है और ये कार्यालय पेलू का है, तो इसमें यह जो है मोटरसाइकिल की विशेषता यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पर कार्यालय की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर यह है आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बहुत महीन अंतर है लेकिन अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सार्वनामिक विशेषण है, ऐसा आपके एग्जाम में भी आया था, कंसल्ट पेपर में आपके एग्जाम में ये सवाल आया था कि वह खंभा गिर जाएगा। यहाँ पर वह से हमको पहचानना था कि ये है क्या। अब इसमें तो एलिमिनेट कर सकते थे हम लोग कि प्रमाणवाचक विशेषण होगा नहीं, संख्यावाचक विशेषण होगा नहीं, गुणवाचक होगा नहीं, तो जो बचा ऑप्शन है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। ये अलग ही कैटेगरी लोगों ने बना दी थी कि असार्वनामिक विशेषण भी है और खंभा गिर जाएगा, खंभा गिर जाएगा की निश्चितता की बोध करा रहा है ये वह, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इसके भी दो उपभेद होते हैं, एक है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण का मतलब हो गया कि जो सर्वनाम है वो डायरेक्टली वैसे के वैसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे यह है, वह है, ये हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। जब इनको परिवर्तित कर देंगे आप प्रत्यय लगा करके, जैसे यह से बन जाता है यह से बन जाता है ऐसा, यह से बन जाता है ऐसा, वह से बन जाता है वैसा। जैसे हम कहते हैं वैसा मत करो, वैसा मत करो, तो यहाँ पर वैसा क्या हो जाएगा, वैसा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसा काम मत करो, अगर ये जैसे एग्जाम में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण, या यौगिक ना दिया हो तो सिंपली सार्वनामिक विशेषण ये हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग आंसर कर लेते हैं। यहाँ पर ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक काल हमने आपको पढ़ा दिया है। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता की धुरी कौन से जनपद कहलाते थे? निम्नलिखित में से कौन से कहलाते थे? कुरु पांचाल, सी यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि गोत्र शब्द जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है। आप ये भी कमेंट करके बताइए कि जो संकर शब्द है, हाइब्रिड, संकर का पहला उल्लेख जो है ये कहाँ पे किया गया है? गोत्र और संकर दोनों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है सबसे पहले, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इसके बाद है कि द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इन दिस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको आर्य सभ्यता से पहले इसलिए रखा जाता है क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो डिस्फर नहीं की जा सकी है सिंधु घाटी सभ्यता की। ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जबकि शुरुआत में चारागाह आधारित सभ्यता थी ऋग्वैदिक कल्चर, और पोस्ट वैदिक कल्चर जो है लेटर वैदिक पीरियड कृषि आधारित सभ्यता थी। कॉपर जो है ये देखने को मिलता है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में आयरन देखने को मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा कारण सबसे मजबूत है जिसे इसको कह सकते हैं अलग किया जा सकता है, तो पॉटरी। यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं वो काफ़ी अलग हैं, मृदभांड का जो रंग है वो काफ़ी अलग है ऋग्वैदिक पीरियड का और सिंधु घाटी सभ्यता का। मृदभांड सही उत्तर माना गया आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। 4 तरीके के मृदभांड जो है हमको देखने को मिलते हैं आपके टोटल ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में या वैदिक सिविलाइजेशन में। एक तो पेंटेड ग्रेवेयर है, पेंटेड ग्रेवेयर यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड। ओकरे कलर्ड पोट्री मिली है यानी कि आपके गेरुए रंग के मृदभांड। काले और लाल रंग के मृदभांड देखने को मिले हैं। नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये सब 4 प्रकार के एटलीस्ट रट लीजिएगा, ये 4 प्रकार के मृदभांड आपको पाए गए थे, मतलब आपको देखने को मिलते हैं वैदिक काल में। इसके बाद इंडस वैली कल्चर जो है ये वैदिक सभ्यता से डिफरेंट क्यों था? जैसे हमने आपको बताया कि इट हैड एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेवलप्ड सिटी लाइफ, एक अर्बन कल्चर देखने को मिलता है, जबकि एक रूरल पेस्टोरल कल्चर देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, सही है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, ठीक है, आयरन की कमी थी और जो डिफेंसिव एरो हैं यानी कि जो बाणाग्र हैं ये नहीं मिले हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। इन तीनों ही मद में इंडस वैली सिविलाइजेशन
जो वैदिक कल्चर से अलग था। बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप प्री आर्यन मानी जाती है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्ति पूजा होती थी, हालांकि मंदिर नहीं मिले हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये ध्यान रखना है। सो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए आपके वैदिक कल्चर संबंधित। वैदिक काल संबंधित एक चीज और हमको स्टडी करना है, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वो वाला जो टर्म्स और मीनिंग वाला चार्ट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, रिवीजन क्लास में आपको करा देंगे, और विशेषण विशेष के आगे से भी उसी में पढ़ेंगे। विशेषण विशेष में सारे टाइप्स हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अब अगले वीडियो में विधेय विशेषण और विशेष विशेषण जो होता है उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। विशेष और विशेषण में क्या यहाँ पे संबंध होता है, और विधेय विशेषण में और विशेष विशेषण में क्या अंतर होता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, उसको भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको ये बता दिए थे कि ये जो आपका ब्लड है, खून, रक्त जिसे कहते हैं प्योर हिंदी भाषा में, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वो देखने में आपको ओवरऑल लिक्विड लगता है, लेकिन दूध की तरह उसमें भी लिक्विड के साथ साथ सॉलिड हिस्से भी होते हैं। आपको यकीन नहीं आता तो एक गिलास में दूध लीजिए, उसमें आधा या एक नींबू निचोड़ दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेम टू सेम खून का भी वही हाल होता है। इसमें लिक्विड हिस्सा अलग होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो सॉलिड हिस्सा है उसमें 3 टाइप की सेल्स आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जिस तरीके से सॉलिड हिस्सा अलग होता है, लिक्विड अलग होता है, तो ये दोनों अलग अलग सॉलिड और लिक्विड हिस्से बॉडी में अलग अलग जगह पे बनते भी हैं। मैं नहीं मानता। जी हाँ, जो आपका ये प्लाज्मा होता है ये लीवर में बनता है, और जिन चीज़ों की वजह से खून जम जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर जिसमें मेन होता है फिब्रिनोजन, वो भी आपका लीवर में ही बनता है। लीवर देखिए वैसे तो 500 से ऊपर टास्क परफॉर्म करता है, इसीलिए दिल के बाद जो शरीर का ये सबसे बड़ा बिजिएस्ट ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा व्यस्त दिल के बाद यही रहता है। अगर आपको इसके बाकी फंक्शन के बारे में जानना हो और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको मिल ही जाएगी उसी के साथ, तो आगे कमेंट कर दीजिएगा। शराब हमारे शरीर में कैसे पच जाती है ये भी अगर आपको जानना हो तो ज़रूर बताइएगा। क्या बोला तूने? तो उसी क्रम में हम आपको अभी क्या समझाए कि लिक्विड हिस्सा बॉडी में अलग जगह पे बनेगा और सॉलिड हिस्सा अलग जगह पे बनेगा। अगर आप सॉलिड हिस्से की बात करते हो तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आ गए, और ये तीनों के तीनों बनते हैं बोन मैरो में। हमारे शरीर की जितनी भी बड़ी और लंबे साइज़ की हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से प्रमुख होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है और पूरे शरीर की सबसे मजबूत और लंबी हड्डी होती है। अच्छा, शरीर की सबसे कमज़ोर और छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स ये पाई जाती है कान में, ईयर में, ये सबसे छोटी हो गई। तो ये जो सबसे बड़ी हड्डी हैं, इसके अंदर अगर आप जूम करके देखिएगा तो ये स्पंज टाइप के टिश्यू मिलेंगे। इसी स्पंज में अगर आप और भी ज़्यादा माइक्रोस्कोप से देख लीजिएगा तो कई सारी सेल्स मिलेंगी जिन्हें स्टेम सेल कहा जाता है। इसी स्टेम सेल से डेवलप होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसी के लिए बोन मैरो को ब्लड की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब कई बार जब ये बोन मैरो डैमेज होने लगता है और इसकी जो स्टेम सेल्स हद से ज़्यादा डिवीज़न परफॉर्म करने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, तो आपको ब्लड कैंसर भी हो सकता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो कुल मिला के बात ये कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हैं, ये कहाँ बनेगी? बोन मैरो में। और प्लाज्मा और जिन चीज़ों की वजह से खून जम जाता है ये लीवर में बनते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि जब तक कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है उसे भ्रूण कहा जाता है, चाहे भले ही गर्भ 1 महीने का ठहरा हो या फिर उसके पैदा होने में 2 घंटे बाकी हो, कहेंगे उसे भ्रूण ही। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो इस भ्रूण में कोई हड्डी तो होती नहीं है, अगर रहेगी भी तो जहाँ उसको मोड़िएगा वहीं मुड़ जाएगी। तो इतनी कमज़ोर हड्डी में बोन मैरो तो होता नहीं है, तो उसके शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कहाँ पे बनी? तो अगर आपसे कहेगा कि भ्रूण के शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कहाँ बनती हैं, तो लीवर में, और प्लाज्मा तो जाहिर सी बात है लीवर में ही बनेगा। और जैसे ही कोई बच्चा है या फिर कोई वयस्क है, इंसान जन्म ले चुका है, तो उसके शरीर में
बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और प्लाज्मा तो खैर लीवर में ही बनता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आगे बढ़ते हुए हम रीजनिंग के सवाल करेंगे 2 और उसके बाद इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर देंगे। और जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि जब भी हम रीजनिंग के 2 सवाल लाएंगे तो पहली बात तो वो अलग अलग चैप्टर से होंगे और दूसरी चीज़ वो चैप्टर आपको करके जाने होंगे ROARO और UPPCS प्री को अटेम्प्ट करने से पहले। अब ये देखिए, इसका नाम है, आप इसे कोडिंग एंड डिकोडिंग या फिर लेटर सीरीज दोनों में ले सकते हो और ये दोनों चैप्टर आपको करने ही हैं। अब देखिए यहाँ पे ही को लिख रखा है 41 और सी को 49। अब एक चीज़ तो लोगों को याद हो जाती है कि ए से लेके जेड तक सबके नंबर, हम लोग ये जानते हैं कि ए टू जेड टोटल होते हैं 26 लेटर, 27वां कोई होता ही नहीं है और काउंटिंग वापस से ए से चालू हो जाती है। तो एक चीज़ होती है अपोजिट लेटर। देखिए अगर आपको नंबरिंग पता है तो आप अपोजिट निकालना आसानी से सीख सकते हो। जैसे कि ये HE अगर आप सीधे नंबरिंग करके जोड़ दीजिएगा तो 8 और 5 13 हो जाएगा, इसका 41 तो कभी बन ही नहीं पाएगा। लेकिन H का अगर आप अपोजिट लिखते हो, जो कि लिखना बड़ा ही आसान है, देखिए H का मतलब है 8, इसमें क्या चीज़ जोड़ दें कि ये 27 हो जाए, तो 19 जोड़ना पड़ेगा। बड़ा ही सिंपल है। एक लेटर है L1 और दूसरा है L2, दोनों एक दूसरे के अपोजिट तभी माने जाएंगे जब दोनों मिला के 27 हो जाए, इसीलिए 27 से इसको लेस किया 8 को, तभी ना 19 मिला। ई होता है 5, लेकिन 5 में क्या जोड़ दें कि 27 बन जाए, तो 22 जोड़ना पड़ेगा। अब 22 19 41 ना होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। सी में भी यही चीज़ हो जाएगी। अब देख लो देम, टी होता है 20 लेकिन हम 7 लिखेंगे, 27 हमको लाना था। H 8 होता है 19 लिखेंगे, E 22 लिखेंगे और M 13 होता है 13 ना लिख के 14 लिखेंगे। 22 19 41, 41 14 55 और 7 62। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब ये देखो कैलेंडर से सवाल है। देखिए अभी तक 4-5 साल पहले तक क्लॉक और कैलेंडर से कोई भी सवाल नहीं आते थे, लेकिन इन 5 सालों में तस्वीर बदल चुकी है और ये दोनों चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं, इसलिए इनको भी आपको करके जाने चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब ये सलाह देना तो बड़ा आसान होता है कि किसी भी चैप्टर को आप करके चले जाओ, लेकिन कीजिएगा कहाँ से, हम आपको वो भी बता देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड वाला प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। उसको जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो पेड कोर्स में जाके CSAT वाला पूरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। अप्लाई कूपन पे जाके अगर आप कैपिटल लेटर्स में ज्ञान सर टाइप करते हो तो जो भी डिस्काउंट उस दिन का होगा 20 से 50% के बीच में चलता है, वो आपको तुरंत मिल जाएगा और डिस्काउंट काटने के बाद जो बाकी का पेमेंट होगा बस आपको वही करके इस कोर्स को अवेल कर लेना होगा। उतना ही पेमेंट करके आप इस कोर्स को आराम से ज्वाइन कर सकते हो और CSAT की तैयारी के साथ साथ UPPCS में जहाँ भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड पूछा जाता है वो सभी टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखिए 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? ज़्यादा फर्क है नहीं, 1 महीने का है, तो आराम से निकाल लेते हैं। 3 10 17 24 31, इस दिन भी आपका संडे ही होगा। बड़ा ही सिंपल है क्योंकि हर 7वें दिन जो भी दिन होता है वो रिपीट हो जाता है। 8वां दिन तो कोई मंगल ग्रह से हम बनाने जाएंगे नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे A से Z आप चले गए तो दोबारा से वापस A पे ही तो आओगे, कुछ हैश टाइप का आप बनाने तो नहीं जाओगे। फिलहाल 31 को संडे है, 1 को मंडे है, 2 को ट्यूसडे है और 3 को क्या है? 2001 लग चुका है, वेंसडे बुधवार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।